Hello students, today we are going to discuss about the Bohr's atomic model. Okay, as you know that in the previous the Rutherford model was given before the Bohr's model. What he explained in his model, he said that all the mass of the atom is concentrated in the center of the atom, that is named as the nucleus. That was given by the Rutherford. It is the nucleus and electrons move around the nucleus in their orbits. ओके तो उसने केवल इतना ही बताया था. उसके बाद में कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी है, व्हाट अबाउट देयर एनर्जी स्टेट, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड. सो सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस वाज डन बाय बोहर इन दिस मॉडल. क्या था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया. तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला. मेन जो उनका स्टडी था वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था. ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन जो किया था. तो व्हाट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड पाथ. As you can see here, this is the atomic model given by Bohr. What is this? This is the nucleus in the center of the atom and electrons moves around these stationary states. ये जो है इसके चारों तरफ, these are named as the orbit or we can say these are the stationary state or these are the allowed energy levels. तो इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है. मीन्स बोहर ने सबसे पहले ये बोला कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ ऐसे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम नहीं सकता है. ठीक है, उसके अंदर फिक्स्ड जो है वो पाथ होता है. जैसे मैंने बोला कि ये एक शेल हुआ, इसको शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट KLMN, है ना, दैट इज. अब आप ये बोलो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रहेगा. अब इसके बाद में यदि वो आएगा तो सीधा इसमें आएगा, इसके बीच में ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 है. ओके, तो ये बोहर ने अपने मॉडल में बताया क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ एंड द दैट पाथ इज नेम्ड एज द ऑर्बिट. ओके, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड इज the energy of electron in stationary state is not changed. Means when electron is revolving in this orbits, ठीक है, वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर यदि रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, इट इज़ फिक्स्ड. ओके, एनर्जी जो है वो यहाँ पे इसमें घूम रहा है या इसमें घूम रहा है, तो हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है और वो एनर्जी जो है वो फिक्स होती है. तो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, बोहर एक्सप्लेन दैट, कि जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है और फिर उसमें एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, जितनी उसकी है उतनी ही एनर्जी उसकी रहती है. ओके, उसके बाद थर्ड क्या बताया, कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है. ओके, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल से यदि वो सेकेंड शेल में गया, लिसन नाउ, तो फर्स्ट शेल की ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो जो भी है E इक्वल्स टू एच न्यू, क्वांटाइज्ड होती है ना, जो उसने बताया था प्लैंक्स ने. तो E इक्वल्स टू एच न्यू के अकॉर्डिंग है. तो इस ऑर्बिट की एनर्जी, फिर ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सपोज इट इज़ द E1. जब वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी अलग होगी, E2. तो ये वैसे भी प्रैक्टिकली भी आप देखते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के पास में, उसको इतना पाथ जो सर्कुलर पाथ जो है वो मूव करना पड़ेगा. उसके बाद यदि वो यहाँ पे आता है तो इसके अंदर इसका सर्कुलर पाथ बड़ा हो गया ना, उसकी पेरिफेरी बड़ी है तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए वो यहाँ से यहाँ पे जब जाता है तो उसको कुछ एनर्जी लेनी पड़ती है. ओके, ताकि वो इस ऑर्बिट का चक्कर जो है वो पूरा लगा सके. ओके, फॉर दैट पर्पज़ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. और यदि वो यहाँ पे है, ओके, तो एनर्जी का यहाँ से यहाँ लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. इस फिनोमेनन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, है ना, E इक्वल्स टू एच न्यू वाला. और यदि वो यहाँ से वापस आ रहा है, यदि वो हायर एनर्जी किसी भी लेवल से आ सकता है, यदि वो हायर एनर्जी लेवल से वापस जो है
यहाँ से इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या होगा, अब उसको तो एनर्जी जो है वो कम चाहिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बड़ा पाथ है। फिर से वो वापस से छोटे पाथ में आ रहा है, स्मॉलर पाथ में आ रहा है, तो उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई, इतनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को लिबरेट कर देगा, एनर्जी जो है वो लिबरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पढ़ा था ना आपने, तो इसमें क्या हो गया, दैट इज द एमिशन ऑफ एनर्जी। तो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय बोहर कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसके अंदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब वो हायर से वापस से लोअर में आ रहा है तो उसके अंदर एनर्जी का एमिशन होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएगी, और वो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। ओके, ये उन्होंने भी अपने उसमें डाला था, एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। अब वो जो एनर्जी है क्योंकि वो लाइट एनर्जी है ना, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ लो, तो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। वो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय द डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, जो भी डिफरेंस है एनर्जी में। E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर लेवल, E1 इज द एनर्जी ऑफ लो लेवल, एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो जब उसके अंदर डेल्टा ई अपॉन एच, ये इसकी फ्रिक्वेंसी, जैसे आपने पढ़ा कि E इक्वल्स टू एच न्यू होता है ना, यहीं से ही आया है, तो वो जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल ई अपॉन एच। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है या एनर्जी है उसको एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस की फॉर्म में, तो वो उसको किस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करना है, दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा ई, यानी कि उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। एच इज़ व्हाट, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो ये देखो, यदि यहाँ पे ये E2 माइनस E1 आप देख रहे हो, E2 की वैल्यू जो है वो हायर होगी, E2 की वैल्यू हायर होगी, तो जब वो वैल्यू पॉजिटिव आती है, यदि फ्रिक्वेंसी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और यदि वो निगेटिव आता है इसका मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ओके, इस तरह से। बाकी ऐसे फ्रिक्वेंसी कोई निगेटिव तो होती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं बोहर फ्रिक्वेंसी रूल। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज द बोहर फ्रिक्वेंसी रूल, दैट इज न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। कितनी वो फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट करता है। ओके, नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर डाला कि इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया क्लियर कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं रहते हैं। उनका जो ऑर्बिट होता है, जैसे ये ऑर्बिट यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो उसके बीच में खाली जगह क्यों है ना, गैप क्यों बना दिए? तो वो गैप होने की एक रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन mv/r। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द पाथ, है ना, जिस पर जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज द दैट इज द कांस्टेंट, n इज द इंटीजर नंबर। जैसे 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 4, इस तरह से ये n का नंबर हो गया, सिंपल इंटीजर नंबर। तो या तो h अपॉन 2 पाई होगा या उसका मल्टीपल होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहाँ पे इनका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू एन h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में होता है। ओके, तो ये इन्होंने, बोहर ने अपने मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। ओके, तो व्हाट बोहर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम के बारे में बोहर ने कुछ इंफॉर्मेशन दिए पर्टिकुलर, वो क्या थे? तो सबसे पहला तो द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज n इक्वल्स टू 1 2 3। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि हमने ये जो ऑर्बिट है या स्टेशनरी स्टेट है इनको एक नंबर दे दिया और उन शेल को नाम भी दिया है K L M N, है ना। ये 1 है तो K शेल, सेकंड है तो L शेल,
Mn एंड सो ऑन। इस तरह से उनको नंबरिंग और नेम जो है वो इसने दिए थे, बोहर ने। बाद में रेडियस। अब देखो, जब हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बताया, हाइड्रोजन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कि जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस तक का इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया। उसका रेडियस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, Rn इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नोट। एन इज़ द सिंपल मल्टीपल जो है, सिंपल इंटीजर नंबर जो है, फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n इक्वल्स टू 1, फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2, ठीक है, इस तरह से। तो n क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट वो नंबर, ए नॉट जो है वो बेसिक वैल्यू है, दैट इज़ द 52.9 पिकोमीटर। ओके, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इट विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ए नॉट मीन्स ये 52.9 पिकोमीटर। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसका रेडियस कितना आएगा, 52.9। अब यदि वो सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड होगा तो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी एटम की रेडियस जो है वो निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस इससे हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी प्रेजेंट होगा। ओके, थर्ड इसमें क्या, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द एनर्जी, कि उन्होंने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। उस एनर्जी को कैसे, कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। ये फार्मूला दिया गया था, दैट इज़ -2 पाई स्क्वायर m e⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें क्या, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, n जो है वो इंटीजर नंबर, जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा वो, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसमें जो वेरिएबल चीज़ है वो क्या है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं, सारी वैल्यूज फिक्स है ना, मास भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड हियर, तो दैट इज़ गिवन 2.18 इंटू 10⁻⁻18। इन सब की जो वैल्यू आती है ना वो, और नीचे क्या लिखा है, दैट इज़ द n स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हो गई। इससे आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये बोहर ने अपने फार्मूला में बताया। अब ये देखो, यहाँ पे यदि हम 1 लेंगे तो इट इज़, ये जो वैल्यू मैंने दी है ना, ये जूल्स में निकालते हैं। यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट इज़, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू दिस वन, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो इट इज़ 13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन के लिए यदि है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी इस थियोरी को हम अलाउ कर सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स मतलब जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, जैसे हीलियम है, हीलियम +1, ठीक है, हीलियम +1 हो गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से लिथियम +2 हो गया, उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आ रही ना बात समझ में। बेरिलियम +3, इतना तो बेरिलियम जितना तो नहीं जाते हैं लगभग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इतना ही रिमूव करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बेरिलियम भी यदि आप कर दोगे +3 तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें इससे अपन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कितनी आ रही है ये एनर्जी, इट इज़, जब कोई ये अदर देन हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, तो उसके लिए एलिमेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते, एक और चीज़ ऐड कर देते, जेड स्क्वायर। ये तो ऊपर है, इससे लो या इससे लिखो, तो यहाँ पे ऊपर जेड स्क्वायर जो दिया हुआ है, जेड क्या हो गया, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। ओके, जैसे हमने हीलियम लिया, हीलियम लेंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हाइड्रोजन है तो 1 है, इसलिए हाइड्रोजन के लिए तो हम जेड लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वही बात है। हीलियम हो गया तो इट इज़ 2 स्क्वायर। उसके बाद में अगला लिथियम हो गया तो ये 3 स्क्वायर। तो जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। तो वो वैल्यू यदि आप लिख देते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है। तो उसके लिए आप इस तरह से एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली ये जो रेडियस की हम बात कर रहे थे, रेडियस भी वो अदर देन हाइड्रोजन निकाल सकते हैं।
ठीक है। अदर देन हाइड्रोजन में यदि रेडियस हमें निकालना है तो उसके लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है ना n² a0, इसके नीचे क्या डाल देंगे z, ठीक है। ये आ जाता है रेडियस के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सबके लिए क्या लिख दोगे, हीलियम है तो 2 लिख दोगे, इस तरह से सो ऑन। तो इस तरह से जैसे आप एनर्जी निकाल सकते हो वैसे आप रेडियस भी निकाल सकते हो अदर देन हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, है ना। ये आपको ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही पूरा बोहर मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है। और इसके अंदर अब देखो ये जो है, इसको दूसरे फॉर्म में ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये रिडबर्ग जो साइंटिस्ट है उनके नाम के उसमें दी गई है। तो इट इज़ -RH 1/n²। R इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2.18 × 10⁻−18, तो इक्वेशन वही आ जाएगी। ओके, अब आप En लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -2.18 × 10⁻−18 1/n²। n क्या हो गया, वही शेल का नंबर 1 2 3 4, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये रिडबर्ग इक्वेशन है, रिडबर्ग ने इस तरह से इसको दिया था। उसके बाद एक और चीज़ क्या आती है, उसकी वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हम किसी ऑर्बिट के अंदर है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है Vn = V0 × Z/n। मतलब कितना काम किया होगा ना, कितना डीप उन्होंने स्टडी की है। उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का क्या बता दिया, उस कौन से ऑर्बिट में, उसका रेडियस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो उस टाइम जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी भी वेलोसिटी को भी वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो कितना ज़्यादा काम किया होगा, है ना, हाउ मच एफर्ट वाज गिवन बाय हिम। तो ये देखो अब V0 क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तब उसकी वेलोसिटी है वो V0 हो गई। तो वो सबके अंदर इनिशियल वैल्यू आएगी, इट इज़ 2.188 × 10⁸, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। फिर Z क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर, N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड है तो 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वेलोसिटी भी हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल अबाउट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने, बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसमें और आगे बातें करेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या है, और इसमें ट्रांजिशन जब होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन्स आती है, उसका लाइन स्पेक्ट्रा, ये सारी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है ना। किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसका मीनिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, किसी ऑर्बिट के अंदर है तो उसकी एनर्जी निगेटिव होगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होती है ना वो उसकी स्टेबिलिटी को कंफर्म करता है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव होगी, उसके बाद में जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। आ रही ना बात समझ में। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है ना, मतलब बाहर निकल गया, कैटायन जब बन गया, तो वो इन सारे ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, है ना। उस टाइम पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, है ना, बाहर चला गया वो। उसके न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पावर जो है, उससे उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर चला गया, पूरा न्यूक्लियस की रेंज से बाहर चला गया, किसी भी ऑर्बिट में नहीं है, तब हम मानते हैं कि उसकी जो एनर्जी होगी दैट टाइम, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0, इन्फिनाइट लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये एनर्जी जो है वो 0 कब होती है, 0 आउटर ऑर्बिट में, आउट ऑफ ऑर्बिट लिख देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ ऑर्बिट चला गया, यानी कि कोई कैटायन जब बन गया, तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। और यदि वो किसी ऑर्बिट के अंदर है तो ऑलवेज उसकी एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी। ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 0, बाकी सारी 0 से कम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, क्यों उन्होंने माइनस लिया, कि एनर्जी जो है वो मिनिमाइज होती जाती है और 0 से कम ही रहती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके।
थैंक यू।